गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आइए चलते हैं, सवाल शुरू। लेट अस स्टार्ट रिवीजन। और उसमें प्रायिकता के सवाल भी करने हैं आज। प्रायिकता काफी बोल चुके हैं, तो रिवीजन भी करेंगे। तो रिवीजन का पहला एक सवाल करके प्रोबेबिलिटी पर भी बोलेंगे और प्रोबेबिलिटी के सवाल रिवीजन में ही ले आएंगे। एंड प्रोबेबिलिटी ऑल्सो, और स्टैटिस्टिक्स जो भी बची रहेगी सांख्यिकी, उसका भी रिवीजन में ही लाएंगे। चलिए एक सवाल दे देते हैं पहले, ताकि शुरुआत हो जाए, बातें खत्म हो जाएं और शुरुआत हो जाए पहले पढ़ाई की। तो सवाल दे देते हैं। कोऑर्डिनेट से एक सवाल दे रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति से। तो निर्देशांक ज्यामिति से ये सिखा रहे थे संरेखी। तो संरेखी में जब ये करा जाता है क्या कि अगर ए बी सी, खूब ध्यान से पहले समझने की बात है, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि कल बहुत लंबी एलजेब्रा एक जगह लिखी गई थी और वो एलजेब्रा काम नहीं आई, और भूल से एग्जामिनर ये सवाल पूछ लेगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल डिलीटेड है, तो ट्रायंगल के एरिया के लिए फॉर्मूला कि ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाए, तो इसका मतलब है कि संरेखी हो गए। ठीक है, अब देखो ए बी सी से त्रिभुज तो नहीं बना है ना। ए बी सी क्या है? कोलिनियर है, संरेखी है। और जब ये संरेखी है तो त्रिभुज नहीं बना पाए। जब संरेखी होंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा। बना? नहीं बना। ठीक है। अच्छा, जब त्रिभुज नहीं बना, ठीक है, जब त्रिभुज नहीं बन पाया तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर ये कह सकते हैं कि अगर कोलिनियर है, मान लो त्रिभुज बन जाता, बी को जरा सा ऊपर कर दें, ए और सी, तब तो त्रिभुज बन जाएगा। बन गया, ये बी था। ठीक है। अब क्या हुआ इसमें? क्यों त्रिभुज बन गया? ए बी प्लस बी सी सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इसलिए त्रिभुज बना। और अब त्रिभुज यहां नहीं बना, तो जब यहां पर त्रिभुज नहीं बना तो माने ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, इसलिए ऐसा हो पाया। ठीक है, और ये संरेखी है। ठीक है। अच्छा, तो कल जब ये सवाल निकाला जा रहा था इस तरह का, तो पहले डिस्टेंस फार्मूले से ही ए बी और बी सी और ए सी निकाले गए, लेकिन उसमें रिलेशन बनाना था एक्स और वाई में। वो खराब एलजेब्रा नीचे तक ले जा रहा है और बड़ी एलजेब्रा ले जा रहा है। छोटी एलजेब्रा कौन सी है? डिलीटेड सिलेबस की है कि त्रिभुज का एरिया निकाल लिया जाए। तो अब त्रिभुज का एरिया सिखा रहे हैं कि त्रिभुज का एरिया निकाल लेने से, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है। ठीक, क्या निषेध क्या रहेगा? निषेध ये रहेगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला ना प्रयोग करा जाए। ठीक है, निषेध है क्या? प्रोहिबिटेड। क्या रहेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला न लगाएं। ठीक है, निषेध। क्या लगाएं? ट्रायंगल की एरिया। अब ट्रायंगल की एरिया कल डिटर्मिनेंट से दिखाई थी, लेकिन उससे और अच्छा, चलो देखो आराम से साइक्लिक ऑर्डर में तुरंत याद हो जाएगा। खूब ध्यान से समझ लो, बहुत रेस्टफुलनेस में। ये सवाल धोखे वाला है। डिलीटेड सिलेबस से पॉइंट तो संरेखी पूछ लेगा आसानी से, लेकिन एग्जामिनर पेपर सेटर ये भूल सकता है क्या कि बच्चे अगर त्रिभुज का एरिया लगाकर निकालेंगे तो उनका तो आसान हो जाएगा, और जिन्होंने त्रिभुज का एरिया निकालकर नहीं किया उनके सवाल की एलजेब्रा खराब हो जाएगी, उत्तर नहीं आ पाएगा। तो ए बी सी, इसलिए त्रिभुज का एरिया याद करा दे रहे हैं। और ध्यान रखिए x1 y1। ठीक है, और मन से ये बात निकाल दीजिए कि डिलीटेड सिलेबस वाला कराया है, क्योंकि कुछ जगह धोखे हैं, उन धोखों का परिचय पहले से दे देना जरूरी है। ठीक है, x3 y3। अब देखो साइक्लिक ऑर्डर में फॉर्मूला बना रहे हैं, इसका क्षेत्रफल है क्या? हाफ। साइक्लिक ऑर्डर 1 2 3 ऐसे देख लो, 1 2 और 3। x1, 1 के बाद y में चलेंगे, y2 माइनस y3, देखो आ गया 1 2 3। फिर से प्लस। अब डिटर्मिनेंट वाले मेथड से नहीं कर रहे हैं। x1 y2 माइनस y3, देखो साइक्लिक ऑर्डर 1 2 3। और फिर क्या? 2 3 1, तो मतलब है x2 आया,
2 3 1। ठीक है, देखो जरा क्या हुआ, 1 2 3 2 3 1, और फिर बाद में तीसरा x3 आ गया। अब 3 जब आ गया तो 3 1 2 3 1 2। अब इससे तुम्हें कुछ खास कठिनाई नहीं होगी और ट्रायंगल का एरिया इस तरह से निकल आया। ठीक है, किताब वाला नहीं इस्तेमाल करिएगा, अगर पुरानी किताबें आपके पास होंगी तो उसमें यहाँ माइनस साइन के साथ लिखा होगा, वो डिटर्मिनेंट के साथ एक्सपेंड किया गया है। अगर डिटर्मिनेंट के साथ एक्सपेंड करना है तो भी सिखा सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट पॉसिबल है। ठीक है, ये बेस्ट है ना। तो देखो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, ये तो संरेखी बिंदुओं पर बात होनी थी। ठीक है, कि ये बिंदु दिए हुए संरेखी हैं अथवा नहीं है। तो भाई अगर ये काम करेंगे तो निषेध लगा दिया, फंस जाएगा सवाल। इसलिए वापस रिकमेंड कर रहे हैं कि संरेखी बिंदुओं को दिखाने के लिए त्रिभुज का एरिया शून्य कर दीजिए। अगर डेल्टा शून्य है तो फिर मतलब क्या हुआ कि पॉइंट्स कोलिनियर है। क्यों, त्रिभुज नहीं बन पाया। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले कैसे, तीनों वर्टिसेस शीर्ष दे दिए गए हैं 1 2 3। देखो x1 x2 x3, फिर y के चलेंगे, अंदर ब्रैकेट में y है, सभी को ध्यान रहे ब्रैकेट में y है, और उसमें साइक्लिक ऑर्डर है, 1 के बाद 2 3 2 3 1 3 1 2, ऐसे याद कर लो। तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लिख लो, फिर एक सवाल कर दें। फॉर्मूला लिख लो, फिर एक सवाल करें, संरेखी भी हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि डिलीटेड है तो क्षेत्रफल नहीं पूछेंगे, ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल बताइए। लेकिन ये भूल हो सकती है कि पॉइंट्स को संरेखी दिखाइए, तब फिर अगर हम ये अलजेब्रा लगा देंगे तो फंस जाएगा सवाल। इसलिए ध्यान रहे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के संरेखी दिखाएंगे। चलिए अब त्रिभुज की एरिया का फॉर्मूला लिखिए, सभी विद्यालयों से निवेदन है, और बड़ा इजी है, तुरंत याद हो जाएगा। 1 2 3 2 3 1 3 1 2, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ब्रैकेट में y आए हैं और बाहर x रखे गए हैं, ये भी नोट कर लीजिए। लिख गया? यस सर। ओके, इसके बाद प्रोबेबिलिटी के 2-3 सवाल पहले करेंगे। तो संरेखी एक बिंदु दिखा देते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। ये पुरानी पाठ्य पुस्तक है 7.3 का दूसरे सवाल का पहला पार्ट ले रहे हैं, जिसमें k का मान निकालना है, और ऐसा सवाल धोखे से इंपॉर्टेंट है। 7 - 2, तो आज अभी त्रिभुज के क्षेत्रफल से करेंगे। 7 - 2 5, 1 एंड देन 3, k। ये बिंदु संरेखी हैं। ठीक है, ये बिंदु संरेखी दिए गए और k का मान पूछ लिया, नई किताब में नहीं है, k का मान बताइए। तो अभी क्या सिखाया, मान लीजिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, आइए। ठीक, तो फॉर्मूला क्या लिखा था, हाफ x1 लिख लीजिए y2 - y3, और फिर सवाल में वैल्यू फीड कर दीजिए x2। ठीक है, 2 3 1 ना, याद आ रहा है? अच्छा, फिर x3 तो 3 1 2 आ गया। अब वैल्यूज रखी जाएं। चलो, क्या संरेखी हैं तो फिर क्या होना चाहिए, अगर ये ए बी सी थे, ठीक है, तो संरेखी होने पर ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए वैल्यूज रखी जाएं, हाफ भी चला जाएगा उधर, डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं x1। ठीक है, हाफ उधर चला गया, 0 हो गया। x1 7, y2 - y3 y2 - y3 1 - k प्लस x2 5 है, y3 - y1 y3 k माइनस
y1 इज -2, तो माइनस का -2 +2, और फिर x3 कितना 3, y1 -y2 -2y1 है, ठीक है, -y2 -1, ठीक है, क्लियर। आइए 7 1 माइनस के 5, अब ये 0 होना है, निकाल लो। अब कल जो लोग राम जानकी वाले विद्यार्थी ये देख चुके थे कि डिस्टेंस फार्मूला लगाया था, और इस तरह का सवाल रियली इंपॉर्टेंट है। तो जब हम इंपॉर्टेंट कई बार कहते हैं तो बहुत विधियों से इंपॉर्टेंट बनते हैं, ऐसा थोड़ी है कि बस वो पहचान वाला सवाल। पहचान वाले सवाल तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं इस तरह से। अरे 7.3 का वो गुब्बारे वाला सवाल, लेकिन नहीं नहीं, पेपर बहुत अब सोच समझ कर बनाया जाता है, ठीक है। हाँ, तो चलिए अब क्या आ गया 7 -7k। तो कल उन लोगों ने देखा था कि नहीं वो डिस्टेंस फार्मूला बेकार की चीज लग रहा है जब हमें संरेखी बनाना होगा। 5 2 10, और फिर से -3 है ये, गुणा 3 माइनस कितना 9, -3 × 3 -9, दिस शुड बी 0। तो क्या आ गया 7 10 17 -9, 10 10 7 17 -9 8, 8 और -7 के और 5 के -2 के इज इक्वल टू 0। तो अब राम जानकी वाले विद्यार्थी ये जरूर अनुभूति में ले सके क्या कि हाँ वास्तव में त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही लगा लेना आसान अलजेब्रा देगा। के का मान निकल आया 4, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी लिखते तो अलजेब्रा खराब हो जाती और उत्तर नहीं निकलता। चलिए उत्तर चेक कर ले। तो ये एक लेसन प्रॉब्लम थी जो लग रहा है इस साल मुझे 2025 के लिए कि कहीं संरेखी बिंदु पूछ लिए तो जो तेज विद्यार्थी हैं वो भी कठिनाई में पड़ सकते हैं। क्या वो डिस्टेंस फार्मूला लगाकर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लिखना चाहेंगे, लेकिन अगर एक्स वाई का रिलेशन पूछ लिया, अगर के का मान पूछ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अगर तीनों बिंदु दिए गए हैं और एरिया 0 आना है तब तक तो ठीक रहेगा, लेकिन बाकी दोनों स्थितियों में अलजेब्रा बिगड़ जाएगी तो वो कठिनाई में पड़ जाएंगे। और औसत विद्यार्थियों का सवाल छूट सकता है कि भाई अब कैसे करें। तो किसी का सवाल छूटे नहीं, और अगर तेज विद्यार्थी सवाल अटेम्प्ट करें पेपर में मिले तो अलजेब्रा आसान रहे और के का मान या एक्स वाई का रिलेशन आसानी से निकल आए। कल एक्स वाई का रिलेशन डिराइव किया गया था, ऑब्जेक्टिव सवाल में दे दिया था 1 नंबर वाले में, और 1 नंबर वाले में अगर उसको लिखने लगे तो पता चला कि 7 मिनट लग गए। तो बड़ा समय खराब हो रहा है, इतनी देर में एक सवाल और हो जाता 2 नंबर वाला। तो 7.3 का दूसरा उत्तर चेक कर लें फिर आगे बढ़े, दूसरा टॉपिक बदले। इस टॉपिक पर महत्वपूर्ण बात जो थी वो आ चुकी, मैं उत्तर चेक कर दूं फिर आगे बढ़ूं। 7.3 का दूसरी सवाल का पहला भाग के बराबर 4 आ गया उत्तर। ये पुरानी किताब लाकर हॉल से तब दिखाया है आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसे उतार लीजिए फिर ध्यान से, पीछे का टॉपिक यही था जो कथा वस्तु है आज की क्लास की स्टार्ट की, कि अगर संरेखी बिंदुओं में एक्स वाई कोई बिंदु दे दिया जाए और एक्स वाई का रिलेशन पूछा जाए, के का मान पूछा जाए, तो फिर त्रिभुज की क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगाएं सूत्र तो आसानी से सवाल हो जाएगा। अगर दूरी का सूत्र लगा देंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए इज इक्वल टू ए सी, ये खराब अलजेब्रा दे देगा, उत्तर फंस जाएगा। इसलिए ये एडवाइस है। आगे चलते हैं, इसे लिख लीजिए फिर आगे चलते हैं। ये टॉपिक खत्म हो गया संरेखी बिंदुओं का। कहीं 0 करना है तो वो भी दिखा सकते हैं। मान लो अब ये पूछा गया कि ये आप बताइए कि ये बिंदु संरेखी हैं कि नहीं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर दीजिए। तो उसका भी 1 मिनट वाला सवाल एक ले लेते हैं। 7.3 में पहला और दूसरा दोनों में एरिया निकली है।
चलिए लिख लिया तो आगे बढ़े। ठीक है, आइए अब हम ये तीसरा दे रहे हैं और इसमें कह देंगे कि एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए, रिलेशन ज्ञात कीजिए। मान नहीं है, एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई 1,2 और 7,0। ठीक है, एक्स वाई का, एक्स एवं वाई का संबंध बनाना है, एक्स और वाई का संबंध। कब? जबकि ये संरेखी हैं। तो अब कल अलजेब्रा दिखा दी गई थी, आज क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आइए, क्या? हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ठीक है, 2 3 1 3 1 प्लस x3 3 1 2। साइक्लिक ऑर्डर में ऐसे आसानी से फॉर्मूला लिख जाएगा। तो फॉर्मूला याद हो गया, 2-3 बार इसीलिए सवाल कर दिया। ये संरेखी होने के लिए 0 होना चाहिए। ये फिर से लिख लो ताकि याद बना रहे, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। आइए, हाफ तो शून्य कर ही देगा, हाफ ना लिखें। तो x1 से शुरू करते हैं, x y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, 2 माइनस 0 2 हो गया। x2 1 है, 1 ले लिया। y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 0 माइनस y। x3 7 है, y1 माइनस y2, y माइनस 2। दिस इज ऑल 0। 2x 1 इंटू माइनस y और 7y फिर से आया और माइनस 14। ठीक है, माइनस 14 इज इक्वल टू 0। क्या रिलेशन आ गया? 2x 7y माइनस y 6y बराबर 14। तो रिलेशन आ गया। 2 से कैंसिल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, x प्लस 3y बराबर 7। ठीक है, तो अब ऐसा रिलेशन वाला भी सवाल दिखा दिया कि का मान अगर पूछ लिया जाए तो ऐसा भी दिखा दिया। अब आसानी से आप 0 दिखा लेंगे। ठीक है, रिलेशन वाला भी दिखा दिया, ये भी लिख लीजिए। लिख गया? पंडित दीनदयाल विद्यालय क्या सभी? क्या अच्छा, हो गया? ओके, आइए तो ये थोड़ा रिवीजन, अब चलें वापस अपनी स्थिति में। और अब चौथा सवाल प्रायिकता से देंगे। तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट ए की क्या थी? फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल क्या है? मान लो हमने डाई उछाली और हम कहें सम संख्या, तो सम संख्या कौन फेवरेबल हुए? 2 4 और 6। अगर हम कहते विषम संख्या तो आपके लिए फेवरेबल क्या होता? 1 3 5। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये था, ध्यान रहे। और अब आदत बना लें कि सवाल में जो फॉर्मूला सूत्र जरूरत पड़ा उसे लिखकर काम करेंगे, और मान लो उत्तर गलत हो जाए तो मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है, विद्यार्थी आदत बनाए सवाल तो करते हैं लेकिन जो सूत्र उपयोग में वहां आता है उसे लिखते नहीं। फिर जब उत्तर गलत होता है तो फिर तो संदेहजनक हो जाता है कि पता नहीं इसे विषय आता है कि नहीं, सूत्र भी नहीं लिखा, उत्तर भी गलत हो रहा है, तो इसे नंबर कैसे दें? लेकिन जिस छात्र की कॉपी में सूत्र लिखा रहता है उसको नंबर मिलता है उत्तर गलत हो जाने पर भी।
तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, सरल सा एक उदाहरण ले रहे हैं पहले और फिर सवाल करेंगे इसी में। ठीक है, उदाहरण सरल सा लिया, एक पासा उछाला गया, ठीक है, पासा डाई, ठीक है, और उसे उछाला गया, तो डाई को उछाला। अब कह रहे हैं कि इस बात को कहिए, इस बात की संभावना क्या है कि पासे पर अपर फेस में सम संख्या आए, सम संख्या आए। तो अब देखो, सैंपल स्पेस डिफाइन कर चुके थे क्या, कि सैंपल स्पेस डिफाइन कर दीजिए कि अगर पासा उछाला गया तो भाई 1 2 3 और 4 और 5। तो अभी सिखा रहे हैं, इसलिए आप मान सकते हैं कि भाई ये भी फेवरेबल है और ये भी फेवरेबल है और ये भी फेवरेबल है अपने पक्ष में, क्योंकि सम संख्या मांगी गई है। तो सम संख्याएं हमारे पास 3 निकली, 2 4 और 6, ये फेवरेबल हुआ। तो फेवरेबल संख्याएं कितनी है? 3। आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स 3 निकले। टोटल आउटकम्स, जब पासा उछाला गया तो 6 फेस हैं, कुछ भी दिख सकता है 1 2 3 4 5 6 में से। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं, इसलिए ये माना गया 1/2। तो अब एक रूल और निकालना चाहते हैं कि मान लो अगर ये कहे, तो एक रूल और निकालने जा रहे हैं अभी। विषम संख्या है, तो विषम संख्या में क्या हुआ, इसका उल्टा है। ठीक है, अगर इसे ए मानते तो विषम संख्या का आना क्या कहलाया, कि विषम संख्या आई जब तो सम संख्या नहीं आई। तो इसे कह रहे हैं ए नॉट, बार से डिनोट कर देते हैं घटना का घटित होना ए से, घटना का न घटित होना ए बार से, घटना का घटित होना ए से और घटना का न घटित होना ए बार से। ठीक है, अब यहां हमने विषम संख्या मांग ली, तो भी क्या हुआ, हम पा रहे हैं ये भी क्या हुई, 1 3 और 6 5 आ गया। तो यहां भी 3/6 बना और वो भी क्या है, 1/2 ही है। यहां से हम क्या देख पाए कि घटना घटित हो उसकी प्रायिकता और घटना न घटित हो उसकी प्रायिकता, दोनों को देखें क्या हुआ, हाफ और प्लस हाफ 1 आ गया। ठीक है, तो हमने पाया कि घटना के घटित होने और न घटित होने को अगर देखें तो दोनों का योग 1 बन गया। ठीक है, ये बात आ गई। ठीक है, चलिए अभी इससे पता चला, हम कह रहे हैं ए और ए बार ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, संपूरक हो गए। ठीक है, या पूरक कहेंगे, संपूरक नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक। ठीक है, ये घटनाएं पूरक हैं। ठीक है, और ऐसा कैसे कि ए से 3 बिंदु मिले थे और ए बार से भी 3 बिंदु मिल रहे हैं, तो ए और ए बार मिलकर पूरा सैंपल स्पेस बना देते हैं। ध्यान रहे, ए एंड ए बार दोनों को मिलकर पूरा सैंपल स्पेस बन जाता है, पूरा सैंपल स्पेस बन जाता है। ठीक है, अब एक बात और सीख लीजिए, क्या, कि अगर मान लो ये हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, इस तरह से लें कि हमने पासा उछाला और कह रहे हैं कि 1 से लेकर 6 तक कोई अंक आए, इस बात की संभावना क्या है, 1 से लेकर 6 तक कोई अंक आए, इस बात की संभावना क्या है। तो आप कह रहे हैं कि फेवरेबल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और टोटल कितने हैं, 6 ही हैं। तो ये आ गया 1 आ गया। तो ऐसी इवेंट को श्योर इवेंट कहते हैं, निश्चित होने वाली घटना और उसकी संभावना प्रायिकता कितनी होती है, वो घटना जो निश्चित होगी उसकी प्रायिकता 1 के बराबर होती है। वो घटना जो घटित होगी ही कब, रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ। ठीक है, तो उस घटना को श्योर इवेंट कहते हैं और उसकी प्रायिकता 1 के बराबर होती है।
एक बायस्ड कॉइन है, दोनों तरफ हेड छपा हुआ है। अब सिक्का उछाला जाएगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दोनों ही फलक हेड दिखा सकते हैं, तो जब सिक्का गिरेगा तो हेड ही आएगा। तो ये क्या हुआ? श्योर इवेंट हुई, क्योंकि ऐसा बायस्ड कॉइन जब गिराया जाएगा, टॉस किया जाएगा, तो हेड ही आएगा। तो ऐसे में संभावना एक बनती है। क्यों? सैंपल स्पेस में जितने पॉइंट्स हैं ऑल आर फेवरेबल। ठीक है, तो सिक्के में दोनों ही फलक पर हेड लिखा है और दोनों ही फलक गिर सकते हैं। ठीक है, तो पता चलता है कि दो हेड हैं और दोनों ही फेवरेबल हैं, क्योंकि हमने घटना क्या ली है? हेड का आना। तो पता चला श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी एक होती है। अब आया, ऐसा भी हो सकता है कि हम कहें ए जो है वो कैसी घटना है? भाई ऐसा है कि डाई उछाला और 25 की संख्या आएगी ऑन टॉसिंग अ डाई, और वो फेयर डाई है, तो उसमें तो 1 2 3 4 5 ही छपा रहेगा। अब क्या कह रहे हैं कि ऐसी घटना बनाई डाई को उछालने पर कि भाई इस बात की संभावना क्या है कि 25 आ जाए। तो कहने लगे डाई में तो 25 छपा ही नहीं होता, ये क्या? तो फिर अरे यार इसकी प्रोबेबिलिटी नील हो गई। भाई क्या है, फेवरेबल है ही नहीं, 25 तो छपा ही नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है, दीपक ने कहा, कि भाई फेवरेबल कुछ बना नहीं, और अभी गिर सकते कितने हैं? डाई जब उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ही आएगा, वो 6। लेकिन कहा उसने, दीपक ने, कि भाई 25 तो आ ही नहीं सकता डाई उछालने पर, 1 2 3 4 5 6 फेयर डाई ली हुई है, तो उसमें तो शून्य बन गए फेवरेबल, एक भी अपने पक्ष में नहीं है, 25 आ ही नहीं सकता। तो दीपक ने कहा भाई फेवरेबल शून्य लेना पड़ेगा। अब ऐसी घटना की प्रायिकता क्या हो गई? शून्य हो गई। अच्छा, तो ऐसी घटनाओं को क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट, असंभावित, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक जाती है, ये देखना है। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी निकली? शून्य के बराबर। तो हम क्या पा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी किसी घटना की कहां से कहां तक गई? शून्य से लेकर 1 तक गई। ठीक है, तो ध्यान रहे कि किसी घटना की, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए जो घटना है, उस घटना की प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 तक ही जा सकती है। अब अगर हम उत्तर निकाल रहे हैं, मान लो आया उत्तर कितना, 7/2 आ जाए, तो इसका मतलब गलत हो गया, क्योंकि 7 बटा है और नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, 0 से लेकर 1 तक ही जाती है। तो ऑब्जेक्टिव सवाल ये भी रहेगा, इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता चल गई कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो फिर प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 तक ही जा सकती है। और ये भी पता चला कि पूरक इवेंट्स जो घटनाएं हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 के बराबर। तो यहां से एक नया फॉर्मूला आ गया कि अगर घटना नहीं घटित होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। घटना ना घटित हो, इसकी प्रायिकता किसके बराबर है? 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी। घटना के न घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ इवेंट। ठीक है, इफ हियर इवेंट्स डजंट हैपन, सपोज कोई इवेंट अगर यहां नहीं होती है, इवेंट डजंट हैपन, ठीक है, देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी व्हेन इवेंट हैपेंस। जब घटित होगी घटना, वो 1 से घटा दिया जाए तो घटना के न घटित होने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। इतना जो कमेंट्री हुई उसे मेंशन कर लें ब्रीफली। चलिए इतना लिख लीजिए फिर, और फिर धीरे धीरे सवाल आगे प्रोबेबिलिटी के भी बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, हाँ, घटना के न घटित होने की प्रायिकता 1 माइनस, सारी प्रायिकताएं 0 से 1 तक जाती हैं। ठीक है, क्लियर। और घटना के घटित होने और घटना के न घटित होने की प्रायिकता का योग 1 के बराबर ही
होता है। ध्यान रहे, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0। इतना लिखना है। करो। 11वें वाले बुलाइए। आ रहे हैं।